आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी अच्छे से आप पढ़ाई किए होंगे पिछले एक साल में, सॉरी एक साल नहीं, 3 महीने, 9 महीने में, 9 महीने में या 8 महीने में जितने अच्छा आप तैयारी किए, सभी तैयारी में पानी फिर जाएगा अगर आप इन 3 महीने में रिवीजन नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे। कई स्कूलों में, कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो अभी सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। तो अगर आप आधे अधूरे में हो तो यकीन मानो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा, समझ में आया। वैसे भी आप सभी लोग को पता है कि आजकल बोर्ड का लेवल है क्वेश्चन पूछने का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 2017 का और 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2017 में क्वेश्चन किस लेवल के आते थे, 2024 में किस लेवल के क्वेश्चन आने लगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सबके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, 3 महीना और बाकी है आपका एग्जाम। बकिया आपको तो खुद पता होगा कि हमारी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही होगी, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 3 महीने में आप ज़्यादातर क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी अच्छे से आप पढ़ाई किए होंगे पिछले एक साल में, सॉरी एक साल नहीं, 3 महीने, 9 महीने में, 9 महीने में या 8 महीने में जितने अच्छा आप तैयारी किए, सभी तैयारी पे पानी फिर जाएगा अगर आप इन 3 महीने में रिवीजन नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे। कई स्कूलों में, कई जगहों पे तो ऐसा होता है अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो अभी सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे, कॉपी पूरा नहीं होगा। तो अगर आप आधे अधूरे में हो तो यकीन मानो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा, समझ में आया। वैसे भी आप सभी लोग को पता है कि आजकल जो यूपी बोर्ड का लेवल है क्वेश्चन पूछने का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 2017 का और 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 2017 में क्वेश्चन किस लेवल के आते थे, 2024 में किस लेवल के क्वेश्चन आने लगे। खैर, इन सब बातों को आप हटाइए साइड में। मैं यहाँ पर आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरीन क्या होता है ना। सबसे पहले अगर आपको ये समझ में आता है तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, ये जो लिख रहा हूँ मैं हेलो एल्केन, ये आपका चैप्टर का नाम है ना, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, हेलो जो शब्द नहीं है, हेलो, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। यहां मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ 4 दिए होते हैं। कितने, 4। एक क्लोरीन होता है, एक फ्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है, एक आयोडीन होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ जो एल्क दिया हुआ है, एल्क मतलब होता है, एल्क मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए आप। एल्क मतलब होता है कार्बन समूह या कार्बन श्रृंखला, जो भी आप बोल लीजिए, है ना, कार्बन समूह, ठीक है। और यहाँ पर एन जो शब्द जुड़ा है ये बताता है, ये जो एन शब्द जुड़ा नहीं है, ये एन शब्द बताता है कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी उसके लिए एन लगाएंगे, यहाँ पर एन लगा भी हुआ है, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन शब्द जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है, ये बेसिक था, मैं बता दिया हेलो एल्केन मतलब क्या होता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, इन चारों हाइड्रोजनों को हम इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते नहीं है, इंग्लिश के अल्फाबेट में एक लेटर आता है एक्स, क्या आता है, एक्स। तो हमें एक्स स्मॉल में नहीं लिखना है, एक्स हमको कैपिटल में लिखना है। किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। एक्स हम कैपिटल में लिखेंगे। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलो को, यानी हाइड्रोजन को। एल्क जो होता है यानी कार्बन, कार्बन को तो हम कार्बन के रूप में ही लिखते हैं, यानी सी के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी बॉन्ड को तो हम इसी तरीके से दिखाते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। आपको इतना आना चाहिए।
लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखेंगे तो उसके लिए आर शब्द लिखते हैं, सॉरी अक्षर, आर अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए मुझे लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिख के मैं आर लिखूंगा तो ये जो कैपिटल आर होता है ये इन्हीं यानी कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रोकार्बन, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोकार्बन को, है ना, या एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आना चाहिए आपको। यानी एक्स मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, आर मतलब होता है एल्किल समूह, बाकी बॉन्ड तो आपको समझ में आ ही गया है, समझ में आया? अब इसको अगर मैं इस टाइप से लिखूंगा तब भी इसका मतलब हेलो एल्केन ही होगा, आर उसके बाद एक्स। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल समूह को। यानी यहां पर एल्किल समूह तुम कोई भी जोड़ सकते हो, चाहे एक कार्बन जोड़ो, 10 कार्बन जोड़ो, 2 कार्बन जोड़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉन्ड 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें बॉन्ड जोड़ रहे हो। हाँ 4 बॉन्ड मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा, समझ में आया? उसके बाद एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होता है। हम यही क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी हेलो एल्केन जो है अभी बस समझाया हूं आपको, इसी हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया, कि ये रासायनिक अभिक्रिया करते कैसे हैं, समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया करते कैसे हैं। तो आपके सामने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम दिए हुए हैं, हालांकि आपके चैप्टर में तकरीबन नहीं हुआ तो 12 या 13 रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते गए, हर साल रिपीट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए SN1 SN2, और इसी तरीके से एक आता है एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, ये भी किसके अंतर्गत आता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम बता रहा हूं मैं, एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, उसका नाम होता है प्रतिमार्कोनिकफ, एंटी मार्कोनिकफ, है ना, आप पढ़े होंगे। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विलियमसन संश्लेषण ईथर अपक्रिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहे। पूरा जितना रिएक्शन है पूरा रिपीट नहीं हुआ, मैं हर रिएक्शन को नहीं कहूंगा और लोगों की तरह कि ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। जब सभी इंपॉर्टेंट है तो इससे अच्छा है कि पूरा किताब पढ़ लीजिए, है कि नहीं? तो पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो बार बार एग्जाम में आता है हम वो भी पढ़ाएंगे, जो नहीं आता वो भी पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो एक एक करके शुरू करते हैं। इसको मैं पहले मिटा दूं। यहां पर पहला टॉपिक आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला टॉपिक लिखा हुआ है क्या, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सबसे पहला जो अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया, वो यही अभिक्रिया है। ग्रिग्नार्ड कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं ग्रिग्नार लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, चाहे ग्रिग्नार बोलो चाहे ग्रिग्नार्ड बोलो, बात एक ही है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है कि जब किसी हेलो एल्केन को, सुनना ध्यान से, जब किसी हेलो एल्केन को हम मैग्नीशियम के साथ, ये देखो RX अभी समझाया ना, R मतलब क्या होता है, एल्किल समूह, X मतलब होता है हैलोजन। यानी जब किसी हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर, समझ में आ रहा है, शुष्क ईथर यानी शुष्क मतलब क्या होता है, ठंडा, है ना, शुष्क ईथर, ईथर का सूत्र पता है कि नहीं पता है, R सिंगल बॉन्ड O R, नहीं पता है तो यहां पर मैं लिख देता हूं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये जो R लिख रहा हूं ना कैपिटल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्किल समूह को। हमेशा बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड X, है ना, R सिंगल बॉन्ड M Mg है ना, गलत लिख दिया मैं, R सिंगल बॉन्ड M नहीं रहेगा, R Mg रहेगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड X, यानी R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, ये हमारा निर्माण होगा। एक एग्जांपल देता हूं, अगला एग्जांपल आप करिएगा, पहले मैं एक करके बता देता हूं उसके बाद आप करिएगा, ठीक है? इधर देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं R की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, इधर देखना, R की जगह पे मैं लिख देता हूं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड मैंने लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। R को रिप्रेजेंट, मतलब R की जगह पे मैंने CH3 को लिख दिया, यानी CH3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R। उसके बाद Cl को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी Cl को कौन दिखा रहा है, ये X।
तो कंफ्यूज मत होना। R की जगह पे मैंने CH3 लिखा है, सिंगल बॉन्ड लगाया है, उसके बाद X की जगह पे मैंने किसको लिखा है, Cl को लिखा है, ठीक है। अब देखो प्लस करूंगा मैं ऐसे, उसके बाद Mg तो है, Mg ऐसे लिख दूंगा। अब आगे देखो रिएक्शन कैसे होता है, ऐसे गिब्स करूंगा मैं, उसके बाद ये जो Cl नहीं है, Mg नहीं है, वो Cl को हटा के उसकी जगह ले लेगा, यानी हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg, क्या हो जाएगा, Mg सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड मैग्नीशियम, है ना, या मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे भी बोल सकते हो, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड मैग्नीशियम, बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका उत्पाद बना है, बहुत आसान था ग्रिग्नार अपक्रमक। एक बार मेरे साथ बोलो, जब किसी हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा उत्पाद बनता है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर यहाँ 2 कार्बन होता तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, 3 होता तो प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या, दूसरा रिएक्शन क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये भी बहुत अच्छा अभिक्रिया है, बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। इधर देखो RX मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन का अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, ZnBr यानी जिंक ब्रोमाइड के 2 मोल, यानी जब 2 आगे लगा होता है तो 2 मतलब क्या कि जिंक भी 2 है और Br भी कितना है, 2 है। जब किसी भी यौगिक के सामने, मैं आपकी भाषा में बोल दिया यही करके, है ना, ताकि आपको समझ में आए। मैं सोचता हूँ कि मैं बच्चों से जुड़ के रहूं ताकि बच्चे भी मुझसे जुड़ के रहें। मैं एकदम प्रोफेशनल शब्द यूज करने लगूंगा, एकदम प्योर हिंदी, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 2 लगा है ना, किसी भी यौगिक के सामने जो 2 लगा होता है, यानी वो पीछे के जितने भी तत्व हैं उन सभी को संख्या बता रहा है। जैसे आगे लगा है 2 तो इसका मतलब जिंक भी 2 है, Br भी 2 है, जबकि यही 2 अगर पीछे लगा होता तो सिर्फ Br 2 होता, जिंक नहीं 2 होता, तब जिंक 1 होता, 2 नहीं होता। समझ में आ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि वही 2 पीछे लगा दूं Br के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तब Br 2 हो जाएगा, यानी ब्रोमीन जो है ना वो 2 हो जाएगा, जिंक 2 नहीं होगा। कई बच्चों का सबसे बेसिक कंफ्यूजन तो यही है, सभी बच्चों का बता रहा हूं, सबसे बेसिक कंफ्यूजन यही है कि जैसे कोई यौगिक है, मान लो A नाम का कोई यौगिक है जिसके आगे 2 लिखा हुआ है, एक A नाम का और B नाम का कोई यौगिक है जिसके पीछे 2, जिसके आगे 2 लिखा हुआ है, या मान लो कोई एक तीसरा यौगिक है जिसके पीछे भी ऐसे 2 लगा हुआ है और B जो है उसके भी पीछे 2 लगा हुआ है। मान लो एक A नाम का कोई यौगिक है, उसके आगे भी 2 लगा हुआ है, ऐसे पीछे भी 2 लगा हुआ है। तो कई बच्चे यही नहीं समझ पाते कि ये 2, 1, 4 या कोई भी संख्या हो सकती है। मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं 2, मान लो यहाँ 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी, जो भी मन का है वो लिख दो। तो यही नहीं समझ में आता है कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब बहुत आसान है कि जब किसी यौगिक या तत्व के आगे 2 लगा होता है, यानी वो 2 मोल है। कितना मोल है, 2 मोल है, यानी वो A, अगर A के आगे 2 लगा हुआ है यानी A कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार, है ना। 2 चीजों को एक ही में मिला के लिख दिया गया है, ऐसे 2, ठीक है। मान लो यहाँ पीछे मतलब A और B के आगे 2 लगा हुआ है, तब इसका मतलब A कितना है, 2, और B कितना है, B भी 2 है। समझ में आ रहा है मेरी बात। A तब कितना है, 2, और B भी 2 है। ऐसे मान लो अगर पीछे A के 2 लगा हुआ है, B के भी 2 पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी A 2 है और B भी 2 है। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको, क्योंकि 12 में पहुंच गए, इतना तो आता होगा ना, मुझे उम्मीद है। लेकिन जो बच्चों को नहीं आता, मैं उन बच्चों को समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है। यहां पर जैसे लिखा हुआ था 2A5, है ना, 2A5। अब 2A5 का मतलब क्या, जब इस तरीके से कहीं लिखा हो कि आगे भी संख्या पीछे भी संख्या है, तब हमेशा आपस में गुणा हो जाता है। तब ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी A कितना हो जाएगा, 10। 5 दूना कितना होता है, 10, तब A कितना हो जाएगा, 10, यानी A ऐसे 10 बार A रहेगा। तो इसका मतलब यही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब यहीं पर देख लेते हैं इसको आगे रिएक्शन हल करेंगे तो क्या बनेगा। जब हेलो एल्केन का अभिक्रिया जिंक ब्रोमाइड के 2 मोल द्वारा कराया जाता है, तब हमको
डाई एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? डाई एल्केन। अब कहोगे एल्केन क्या चीज है, अभी समझाऊंगा। डाई एल्केन मिलता है ना। या डाई एथेन या डाई प्रोपेन, जो भी आप, एल्केन को हम अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे, मतलब किसी यौगिक के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में, तो वहां पर हमको एथेन प्रोपेन ब्यूटेन लगाना पड़ता है। ये तो आपको भी पता है, अभी बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डाई एथिल के साथ जब, मतलब हेलोएल्केन का रिएक्शन जब जिंक ब्रोमाइड के साथ 2 मोल जिंक ब्रोमाइड का क्रिया कराते हैं, तब यहां पर डाई एल्केन बनता है। और यहां पर जिंक ब्रोमाइड, जिंक डाई ब्रोमाइड मत कहना, क्योंकि 2 लगा हुआ, तो ये मत कहना जिंक डाई ब्रोमाइड, गलत हो जाएगा, समझना। इसको चलो हल करते हैं आगे। कैसे? देखो यहां पर लिखा हुआ है R, तो मैं R की जगह पे लिखता हूं क्या? CH3। क्या लिखूंगा मैं? CH3। फिर लिखा हुआ है X, तो मैं लिखूंगा, एक काम करते हैं, इस बार मेथिल ब्रोमाइड ना लेकर, या मेथिल क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड जो भी बोल लो, यहां मेथिल ना लेकर इस बार एथिल ले लेते हैं। क्या? एथिल। तो हमने एथिल लिया है। उसके बाद यहां पर X की जगह पे हम क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे। क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे। ऐसे प्लस करेंगे, समझ में? प्लस करने के बाद क्या लिखेंगे? 2ZnBr, है ना। जिंक ब्रोमाइड का 2 मोल। अब ये आगे रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा? इधर देखो, मैं नीचे लिख रहा हूं। ये क्या करेगा? CH3 बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। Br यहां से हट चुका है। क्या? Br यहां से हट चुका है। यहां Br रहेगा भी नहीं। अगर यहां पर हम Br जोड़ेंगे तब तो गलत हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा ना हमको अपना चालबेसी चलना पड़ता है। कुछ क्या करना पड़ता है? आगे 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। उसके बाद Br, एक यहां पर 2 नहीं लगाएंगे, काम करते हैं यहां पर 2 लगाएंगे। यहां पर 2 लगाएंगे तो Br कितना हो गया? 2। तो यहां पर Br कितना हो गया? तब यहां पर Br जो है वो भी 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये गलत हो जाएगा रिएक्शन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से Br को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे? जिंक, सिर्फ जिंक के पीछे 2 लगा देंगे। ऐसे केवल जिंक के पीछे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। अब जिंक 2 हो गया तो Br भी 2 हो गया। अब आगे क्या करेंगे? रिएक्शन जब हल करेंगे तो इस तरीके से कर दिए, उसके बाद 2 लगा दिए। ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 2 बार था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ये भी 2 बार है। उसके बाद जिंक कितना है? 2 बार, तो एक यहां पर लगा देंगे। एक जिंक बचा है, एक जिंक किसके साथ लगा देंगे? Br के साथ। लेकिन Br का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 2, इसीलिए Br भी दोनों जाके वहीं पर जुड़ जाएगा, तो जिंक Br2 बन जाएगा। अब ये पूरा उत्पाद बन गया। ये आपका रिएक्शन था, ये वाला, उसके बाद गिब्स करके ये बना है आपका उत्पाद। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लो। ये क्या है? हेलोएल्केन है। ये क्या है? हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन का अपक्रिया हमने किससे करवाया? जिंक से करवाया। जिंक के 2 परमाणुओं से करवाया। जिंक के 2 परमाणु से कराने पर डाईएथेन बना। क्या बना? डाईएथेन जिंक बना। डाईएथेन जिंक बना प्लस जिंक ब्रोमाइड बना। ये आपका फ्रैंकलैंड अपक्रिया था। समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक बाय स्टेप सबको समझाऊं ताकि समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी समझाना मुझे भी आता है, बहुत स्पीड समझा दो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। अब अगला रिएक्शन देख लो। ऐसे क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया बहुत आसान है। हम इसमें करते क्या है? इसमें अल्कोहल लेते हैं। जो दारू पीते नहीं हो, मतलब आप नहीं, जो और सारे लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग, वो जो दारू पीते नहीं है वही दारू है, यानी अल्कोहल। अल्कोहल लेंगे प्लस हेलोएल्केन लेंगे और कोई क्षार लेंगे, रिएक्शन कराएंगे। अभी देखो आगे क्या होता है। जब किसी अल्कोहल, हेलोएल्केन और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तब ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। कैसे बनेगा? इधर देखो। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, ये वाला आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। मैं मिटा देता हूं। ये आपका विकारक है, ये उत्पाद है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, ये जो आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण क्रिया है, इसको देखिए। ये R की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? ये जो R लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH लिख दूंगा। CH3 उसका सिंगल बॉन्ड OH हो गया, प्लस लगाऊंगा बीच में। उसके बाद R की जगह पे लिखूंगा CH3। क्या लिखूंगा? CH3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा। उसके बाद X की जगह पे लिखूंगा Cl लिख दिया, फिर प्लस लगाऊंगा। ऐसे प्लस हो गया, फिर
OH, ये क्षार हो गया, गिब्स करूंगा। अब देखो आगे क्या बनेगा, यहां पर एक H है, ध्यान से देखना, यहां पर एक H है, एक O यहां पर है, तो कुल मिला के एक H 2 H, कितने H हो गए 2, तो हो गया H2O। एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, तो 2 H हो गए 2O, तो हो गया H2O प्लस, ऐसे प्लस करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, यहां पर एक Cl है, एक Cl है और Na यहां पर है, तो क्या बन जाएगा NaCl, Na यहां पर है, Cl यहां पर है, तो हो जाएगा NaCl। फिर ऐसे करेंगे प्लस, अब क्या बचा है, CH3 बचा है, CH3 लिख दो, सिंगल बॉन्ड O चला गया है, H भी चला गया है, ये CH3 बचा है, तो इस CH3 को इधर लेके आएंगे, O बीच में लिख देंगे, CH3 ऐसे लिख देंगे, CH3 ये वाला, O ये वाला जो बीच में था इधर लिख दिया मैं, उसके बाद ये CH3 में यहां लिख दिया, तो ये बन गया ईथर। क्या बन गया, ईथर, प्लस ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। लिखूंगा नहीं, Na से होता है सोडियम, Cl से होता है क्लोराइड, क्लोरीन को ही क्लोराइड बोलते हैं इसमें, तो सोडियम क्लोराइड हो गया प्लस ये जल हो गया। समझ में, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया था, बहुत आसान है, समझ में। एक बार फिर से देख लो, जब किसी अल्कोहल का अभिक्रिया हेलोएल्केन के साथ और क्षार के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, जल बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और ईथर बनता है, बहुत आसान है, समझ में आ गया। आगे चलो देखते हैं क्या है, विहाइड्रोजनीकरण है। विहाइड्रोजनीकरण ये तो सबसे आसान है ना, बहुत आसान है। इसको एक बार लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप एक बार, इसको लिखिए जल्दी से, हो गया लिख के, ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको। चलो अब आगे देखते हैं क्या, विलियमसन ईथर संश्लेषण हो गया। अब विहाइड्रोजनीकरण देखेंगे। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि एक हेलोएल्केन लेते हैं, क्या लेते हैं, हेलोएल्केन लेते हैं, उसका रिएक्शन हम KOH के साथ करवाते हैं, KOH की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, KOH। उत्प्रेरक के रूप में हम ले लेते हैं H2SO4, और एक तो दूसरा का रिएक्शन, मतलब इसी में और एक होता है, उसमें भी KOH लेते हैं। मतलब ये रिएक्शन दो अलग अलग टाइप से होता है ना, या दो अलग अलग चरणों में पूर्ण होता है, इस तरीके से बोला जाए, दोनों बात एक ही है ना। KOH हो गया, उसके बाद इसमें क्या लेते हैं, अल्कोहल यानी ROH को ना लिख के हम यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। हमने यहाँ मेथिल अल्कोहल लिया, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ अम्ल लिया है, समझ में आया। अब यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये X जो नहीं है वो क्या H के साथ अलग हो जाएगा, या यूं कहो HX अलग हो जाएगा और क्या बनेगा OH। नहीं, यहां पर थोड़ा गलती हो गया है, ये केवल X जो है वो अलग हो जाएगा, यहां पर केवल X रहेगा। यहां पर क्या बन जाएगा आपका R की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर R की जगह पे मैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, यहाँ KOH H2SO4। इसको आगे लिखूंगा तो कैसे बनेगा, CH3 बना दिया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा, ये OH यहां पर लाके जोड़ दूंगा तो OH हो गया। उसके बाद ये Cl है, ये K है, तो ये अलग हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा, ये K है, ये Cl है, तो हो जाएगा KCl। यानी ये आपका क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल बन गया प्लस पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब आगे देखो, यही रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, नो CH3 इस बार नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो CH3 नहीं है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से आप अपना। हम इस बार क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड ना लेकर यहां पर एथिल क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे यहां पर, एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लेंगे तो ये क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड की क्रिया इससे नहीं कराएंगे, इस वाले से कराएंगे, तो इस वाले से कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, बताओ। यहां पर जो CH3 है, इसको CH3 ना लिख के हम CH2H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये जो H नहीं है वो Cl को लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद यहां पर क्या बचा है, CH2 बचा है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, यानी यहां पर मैं CH3 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब यहां पर CH2 क्यों लिखा है, यहां पर CH2 कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहां पर बॉन्ड बना लिए हैं। यहां पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना लिए और 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी 4 पूरे परफेक्ट हो गए। यहां पर 2 हाइड्रोजन है
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कुल मिला के 4, यानी इस कार्बन का भी बैलेंस ही पूरा, इस कार्बन का भी बैलेंस ही पूरा है। नहीं तो आप कह दो ये डबल बॉन्ड क्यों बना दिए। समझ में? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, बहुत आसानी मतलब आसान से आसान भाषा में समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब क्या करना है, आपको आने वाली वीडियो को देखना है और जितने भी रिएक्शन है आप हमको बताइए कि ये वाला रिएक्शन आप समझा दीजिए, ये वाला रिएक्शन समझा दीजिए। मैं पूरा रिएक्शन आपको विस्तार से समझाऊंगा इसी तरीके से। जो ना समझ में आए आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये वाला पार्ट या ये वाला रिएक्शन हमको नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। या जो मैं गलती कर रहा हूं, अभी न्यू मैं इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, हालांकि मैं कोचिंग पे पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन यूट्यूब के क्षेत्र में भी पहली बार आया हूँ मैं। तो अगर मैं कुछ गलती भी कर रहा हूँ तो प्लीज़ बता दीजिए, हाँ, कि ये आप गलत कर रहे हो, इसको सही कर दीजिए। मेरे तरफ से कोई आपको गलत निगाह से नहीं देखा जाएगा, ठीक है।